A flight of life. Varieties of music. थोड़ी सी शराब And more, so keep listening. Radio Live. दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है हमारे शो में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ज़माना है, हर जगह पर कॉम्पिटिशन्स होता है और मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो इतना आसान नहीं होता समझ पाना, या इतना आसान नहीं होता कि बिना हम पेन या पेपर के उसे कैलकुलेट कर सकें। बहुत ज़रूरी होता है कि हमें मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसी सुविधा हो, कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइस हो जिसके कारण हम बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। लेकिन जो शो हम लेकर आए हैं, जब आप ये सुनोगे और जब आप इन सब की प्रैक्टिस करोगे तो आप देखना कि आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेटर या किसी भी पेन या पेपर की, क्योंकि हम यही कोशिश कर रहे हैं शो में कि आपको इजी से इजी वे बताएं कितने भी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम होता है बहुत कम, और उतने कम टाइम में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने खुद लिखे हैं ना एग्जाम्स, तो मुझे पता है कि कितने कितना टफ एग्जाम्स होते हैं और कितने टफ क्वेश्चंस उन एग्जाम्स में आते हैं। और पहले को छोड़कर अगर हम आज की बात करें तो आज तो ये एग्जाम्स क्लियर करना और ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दो बार क्लियर करना पड़ता है, तो ये और भी ज़्यादा टफ हो गया। और क्योंकि काफ़ी जगह पर मैथ्स जो है वो विजुअली इम्पेयर पर्सन के लिए ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि उनको समझाने के लिए उतने ज़्यादा लोग अवेलेबल नहीं होते, या फिर इतने ज़्यादा मतलब लोग काफ़ी टाइम नहीं दे पाते, या पता नहीं क्या रीज़न है, मैं नहीं जानती। लेकिन बहुत जगह पर बहुत मुश्किलें आती है। बहुत सारे विजुअली इम्पेयर पर्सन को मैथ्स बहुत पसंद होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं होता तो वो कर नहीं सकते। तो इसीलिए हम ये शो लाए हैं आपके लिए, और आप सुनिएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। जैसे जैसे आप हमारे बताए हुए मेथड को फॉलो करेंगे, आप खुद देखिएगा कि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा। दोस्तों, हम 2 हफ्ते से इस शो में लगातार बात कर रहे हैं ऑड और इवन नंबर्स की। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी अपनी आवाज़ के लिए, क्योंकि मेरी आवाज़ काफ़ी चेंज होती जा रही है। तो इसके लिए अगर आपको ट्रबल हो रही है कुछ समझने में, या मेरी आवाज़ को आप क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। थोड़ा सा मौसम का क्या कहें, मैं बता रही थी कि पिछले 2 हफ्ते से हम बात कर रहे हैं ऑड और इवन नंबर्स की, और पिछले हफ्ते हमने शुरुआत की थी कुछ फैक्ट्स बताने की प्राइम नंबर्स के बारे में, तो उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं। आपको अगर याद होगा तो हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि 3 नंबर की जो सबसे छोटी प्राइम संख्या होती है वो होती है 101, और 3 ही नंबर की सबसे बड़ी जो प्राइम संख्या होती है वो होती है 997। इसके अलावा हमने बात की थी कि अगर हमें बीच में से लगातार किसी स्क्वायर को प्लस करने के लिए कहा जाए तो हमें क्या करना चाहिए। हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं और उसमें से 400 लड़कियां हैं, तो हम क्या करते हैं, 1000 में से 400 को माइनस कर देते हैं, हमें पता लग जाता है कि स्कूल में 600 लड़के हैं। तो यही फॉर्मूला हमें उस सवाल के लिए भी अपनाना चाहिए। फिर हमने बात की थी कि अगर 1 से लेके 100 तक या 50 तक हमें पूछ ली जाए कि कितने इवन नंबर्स आते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा n डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारे पास लास्ट नंबर यहाँ पर 100 है, अगर तो 100 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 50। यानी कि 1 से लेके 100 तक जो इवन नंबर्स आएंगे वो आएंगे 50। लेकिन यहाँ पर एक बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि अगर 1 से लेके 50 तक, यानी कि हमें इवन नंबर पर अगर सवाल एंड हो रहा हो, तो हमें सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर सवाल ऑड नंबर पे खत्म हो रहा है और हमें पूछा जा रहा है कि कितने इवन नंबर है, तो उसके लिए हमें 1 माइनस करके फिर 2 से डिवाइड करना होगा। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना होगा।
एक फॉर्मूला हमने बताया था कि लगातार इवन नंबर्स की अगर मैं टोटल पूछ ली जाए तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा n और ब्रैकेट में n+1। चलिए जल्दी से एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। सवाल है कि लगातार 3 इवन नंबर्स की टोटल कितनी होगी। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n+1। तो 3 इवन नंबर है हमारे पास n में और n+1 यानी कि 3 + 1 4। तो 3 × 4 हो जाएगा 12। और ऐसे देख लेते हैं कौन से 3 नंबर आते हैं लगातार, 2, 4 और 6। और 2, 4, 6 का टोटल होगा 12, यानी कि फॉर्मूला n+1 इज राइट। एक और फॉर्मूला हमने सीखा था और वो थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन हमें आना जरूर चाहिए, क्योंकि इस तरीके के फॉर्मूला ही हमें बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं। चलिए पहले जान लेते हैं आंचल जी से ही कि वो फॉर्मूला क्या है। आपको n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग याद है? चलिए मैं रिपीट करता हूं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 का। दैट्स इट। ये बात आपको भी क्लियर हुई? यदि सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में जो उसका फॉर्मूला है उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने कहा था ना थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के बाद इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस की होगी। ये फॉर्मूला है लगातार इवन नंबर के स्क्वायर की जब हमें टोटल पूछ ली जाती है तब हमें इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे, यानी कि पिछले 2 एपिसोड से हम बात कर रहे हैं इवन और ऑड नंबर्स की, लेकिन इस एपिसोड के मध्य हमने स्टार्ट किया था प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स के बारे में मैं आपको बता दूं ये एपिसोड शुरू करने से पहले कि प्राइम नंबर यानी कि जो किसी भी संख्या से कट नहीं होते सिवाय 1 और या उसके स्वयं संख्या के, यानी कि 1 या 13 या 5 या 7 इस टाइप के। तो मैं बता रही थी कि 1 से लेके 50 तक जो प्राइम नंबर आते हैं वो होते हैं 15 और 1 से लेके 100 तक अगर प्राइम नंबर पूछा जाए तो वो होते हैं 25। ये फैक्ट है, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं, तो इनको आपको सदा याद रखना होगा। एक बात और हमें यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये कि जो 2 है यानी कि जो 2 नंबर है वो प्राइम नंबर भी है और वो इवन नंबर भी है। तो इस फैक्ट को भी हमें याद रखनी चाहिए। एक बात और मुझे याद आ रही है कि हमने उस एपिसोड में बताई थी आपको कि कोई भी प्राइम नंबर को यानी कि 5 के बाद किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर को जब हम 24 से डिवाइड करते हैं तो शेष 1 बचता है। तो ये भी एक फैक्ट है, आप इस चीज को भी याद रखिएगा। ये सारी बातें हमने आपको पिछले एपिसोड में बताई थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब ये सारी रिवाइज हो गई होगी। तो इन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हैं आज के शो में और करते हैं आज के शो की शुरुआत। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। एक मैं प्रश्न आपसे यदि पूछूं, प्रश्न है 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि इनके स्क्वायर को जोड़ दें यदि हम और उसके बाद यदि 24 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 24, तो कितना शेष अर्थात रिमाइंडर प्राप्त होगा। फिर प्रश्न में बोलता हूं 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर। इसको यदि हम 24 से डिवाइड कर दें तो कितना रिमाइंडर अर्थात शेष प्राप्त होगा। अब ये क्वेश्चन आपको टफ भी लग सकता है, लेकिन यदि आप याद करें, मैंने आपको बताया था यदि किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर को
आप 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमाइंडर 1। तो 11 के स्क्वायर को यदि आप 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1। 13 के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 24 से तो 1। 17 के स्क्वायर को करेंगे तो 1। 19 के स्क्वायर को करेंगे तो 1 और 23 के स्क्वायर को करेंगे तो 1। तो ये कितनी फिगर हो गई 5। 11, 13, 17, 19, 23 5 हो गई। यानी कि 5 हमें 1 प्राप्त हुए कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1 दैट इज 5। तो आपका कितना शेष आपको प्राप्त होगा 5। देखा कि कितने बड़े क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। ये वो ताकत है जो आपको नंबर सिस्टम दे रही है। आपने क्या किया, आपने सिर्फ ये आपने फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट कर लिया था कि प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आपने देखा कि सब में रिमाइंडर 1 बच रहा है, सभी जुड़ रही हैं संख्याएं, तो 1 को जोड़ दो। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर है? गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए। रेडियो उड़ान। आए भुला दे भुला दे। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो बातें इस वक्त हम हमारे शो में कर रहे हैं पिछले हफ्ते से प्राइम नंबर को लेकर, या फिर जो भी हमने बातें की हैं अब तक के इन 2 शो में, आज तो ये तीसरा शो है, इन बातों को हमें तिजोरी में सेव जैसे हम करते हैं अपने अमाउंट को, अपनी रकम को, उसी तरीके से इन बातों को भी हमें अपने दिमाग में सेव कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसी बातें या फिर ये ऐसे टिप्स हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, ये ऐसे ही रहने वाले हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसी बातें जो कि कभी चेंज नहीं होगी, स्पेशली हमें ऐसी बातों को तो सेव कर ही लेना चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई भी सवाल इन बातों से अगर आ जाए या इन टिप्स में से अगर कोई भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपको याद होगा तो आप इमीडिएटली जवाब दे देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये बातें ऑफ कोर्स सेव होनी चाहिए। और जो राज अभी हमें बताया है आंचल जी ने 24 का, ये भी हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए कि कोई भी प्राइम नंबर के स्क्वायर को अगर 24 से कट किया जाए तो शेष 1 बचेगा। अगर हम कोई भी 2 और 3 को छोड़कर उसके बाद वाली जो भी प्राइम संख्या आती है उनको अगर 24 से कट करेंगे तो शेष 1 बचेगा। जैसे कि 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को अगर हम 24 से कट करेंगे 24 1 जा 24 1 जा 24 माइनस 1, मतलब शेष बचा 1। तो इसी तरीके से कोई भी ले लीजिए, अगर आप 7 का स्क्वायर लेंगे 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आएगा 49। 49 को अगर हम 24 से कट करेंगे तो 24 2 जा 48, शेष बचा 1। तो ये सारी इतनी मजेदार टिप्स है कि हमें बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। ये तो बेसिक है जो हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं, और ये बातें ऐसी है जो आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हम आगे के शो करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले 2 शो और आज का शो आप ध्यान से सुनिएगा, न सिर्फ आज का शो, आने वाले कुछ शोज, क्योंकि कुछ शोज तक हम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बेसिक बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, सब कुछ करेंगे, रीजनिंग भी लाएंगे, लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ मैथ्स हमें करना है। चलिए अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें आंचल जी कौन सा मेथड बताते हैं, कौन सी टिप वो अब हमें देने वाले हैं।
यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो तो उनमें से एक अभाज्य संख्या कौन सी अवश्य होगी? 3 संख्याओं का योग, 3 अभाज्य संख्याओं का योग अगर सम संख्या है तो उनमें से एक प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या कौन सी अवश्य होगी? सोचकर देखिए कौन सी ऐसी संख्या होगी अभाज्य जो कि इन 3 अभाज्य संख्याओं के योग को सम संख्या में कन्वर्ट कर देगी। अब वो अभाज्य संख्या है 2। आप कोई भी जोड़ के देखिए, जैसे यदि आपने जोड़ा 5, 7 और 11 को, ठीक है, तो 5, 7 और 11 आप जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 23, सम संख्या नहीं आई। लेकिन यदि आप यहीं पर 5, 7 के साथ 2 को जोड़ दो, 5 और 7 12 और 2 14, ये आपका क्या बना देगी? सम संख्या बना देगी। इससे हमारी एक और बात क्लियर हुई कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, लेकिन यहां आपका एक कह सकते हैं एक्सेप्शन है, एक अपवाद है 2 को छोड़कर। यदि आप किसी प्राइम नंबर में 2 जोड़ देंगे, मतलब प्राइम नंबर 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो आपका विषम संख्या रहेगी। जैसे 5 और 2 7, 7 और 2 9, विषम संख्या आ रही है। 2 को छोड़कर आप कोई भी 2 अभाज्य संख्या जोड़ लें, आपका आंसर सम संख्या आएगा। 11 और 17 28, 19 और 31 50। क्लियर है ये वाले पॉइंट? बदलता दो, बदलेगा समाज की सोच। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। वाव, एक और नया टिप यहाँ पर हमें जानने को मिला है। आंचल जी का कहना है कि कोई भी 2 प्राइम नंबर को जब हम जोड़ते हैं, जब उनकी टोटल करते हैं, तो डेफिनेटली है कि उनकी जो टोटल आएगी वो इवन नंबर्स में ही आएगी। सिर्फ हमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि उन 2 प्राइम नंबर्स में 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 आ गया तो ये आंसर होना चाहिए कि अगर 2 प्राइम नंबर के अंदर एक 2 है तो डेफिनेटली टोटल आएगी ऑड नंबर्स। और ना सिर्फ प्राइम नंबर्स, कोई भी ऑड नंबर्स को जब हम जोड़ते हैं तो उनकी टोटल आएगी इवन नंबर। जैसे कि 3 + 5 8, 5 + 7 12। तो इसी तरीके से अगर हम कंटिन्यू जोड़ेंगे तो सारे जो भी इनकी टोटल आएगी वो इवन नंबर्स में ही आएगी। लेकिन जैसे आंचल जी ने कहा कि यहाँ पर अगर 2 आ गया, जैसे कि 2 + 5 7, ये तो ऑड नंबर हो गया। 2 + 3 5, ये भी ऑड नंबर हो गया। 2 + 9 11, ये भी ऑड नंबर हो गया। तो जहां पर 2 लग गया तो वो ऑड नंबर ही आंसर आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम 2 को छोड़कर अगर हम बाकी किसी भी ऑड नंबर्स की या प्राइम नंबर्स की टोटल करेंगे तो आंसर इवन नंबर्स में ही आएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं लगातार 2 प्राइम नंबर या ऑड नंबर की, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप 3 नंबर ले लोगे और कहोगे भाई ये तो ऑड नंबर में आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर की फिलहाल हम बात कर रहे हैं। तो मैं तो हर बार कहती हूँ कि आप हमारे इस शो को जरा ध्यान से सुनिएगा और लगातार इन क्वेश्चंस की या इन टिप्स की जिनके हम बातें करते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल, आप एक दिन मैथ्स में परफेक्ट हो जाएंगे अगर आप लगातार हमारा शो सुनते रहेंगे और इन क्वेश्चंस को या इन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं।
अब मैं देख रहा हूं कि काफी कुछ आप लोग ग्रैब कर पा रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है। तो अब हम जिस बिंदु की ओर बढ़ने जा रहे हैं, आप उस बिंदु को कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब आपको परीक्षा में इस तरह का एक प्रश्न तो निश्चित मिलता है, एक से ऊपर मिले आपका भाग्य हो सकता है, और यदि नहीं आता होगा आपको तो आपका दुर्भाग्य हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल होता है, आप कहें बहुत ही सिंपल है, लेकिन बस उसका तरीका मालूम होना चाहिए कि आखिर कैसे यह सिंपल होता है। और दूसरे अब चीजों में बोलूं तो यह मेरे लिए समझाने के लिए बहुत टफ रहेगा, वो आप समझेंगे क्यों। ठीक है, फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। जितनी मेरे सामर्थ्य है मैं उसको इसमें लगाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा सकूं। इसमें जो बिंदु है उसका नाम है इकाई अंक ज्ञात करना हो। क्या बिंदु है? इकाई का अंक ज्ञात करना हो। ठीक है, इसका सब बिंदु है, सब टॉपिक है इसका, जब संख्या पावर के रूप में हो। ठीक है, इसमें भी आपका रूल नंबर 1, आपको ज्ञात क्या करना है? इकाई का अंक। कंडीशन क्या है कि संख्या पावर के रूप में है, और इसमें आपका रूल नंबर 1 है, जब बेस मतलब वो संख्या जिसके ऊपर कोई पावर चढ़ी होगी। पावर क्या होती है आप समझिए प्लीज उस चीज को भी। पावर जहां मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे मतलब ये है, मैंने बोला 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 का मतलब हुआ आपका 4 का स्क्वायर। क्लियर है? यदि मैं बोलूं आपसे 3 की पावर 4, तो आप समझ रहे हैं अब क्या करना होगा आपको? 3 को 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं आपसे 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब हम क्या करते थे? 4 इंटू 4 करते थे 2 बार। ठीक है, स्क्वायर होगा तो 2 बार करेंगे, क्यूब होगा तो 3 टाइम्स करेंगे। ठीक है, अब आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। यदि मैं बोल रहा हूं 3 की पावर 4, इसका मतलब है 3 का मल्टीप्लाई 4 बार होगा। यदि मैं आपसे बोल रहा हूं 2 की पावर 18, तो 2 का मल्टीप्लाई 18 बार होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 18 टाइम्स। क्लियर है आपको? ये बात ढंग से क्लियर करते हुए चलिएगा, मैं बहुत तेजी से इसमें आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। आराम से समझिएगा इस एक एक बिंदु को। ठीक है, यदि मैं आपसे क्या कह रहा हूं 6 की पावर 4, इसका मतलब है 6 का मल्टीप्लाई 4 बार होगा, और जो इसमें 6 है उसको बोलते हैं बेस, और जो इसमें 4 है वो क्या है? इसकी पावर। पावर मतलब शक्ति है। 6 4 बार मल्टीप्लाई हो सकता है, ये 6 की शक्ति है। अगर मैं बोल रहा हूं 6 की पावर 8, तो इसका मतलब है 6 जो है वो 8 बार मल्टीप्लाई होगा। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आपका 8 टाइम्स होगा। क्लियर है? यदि मैं आपसे बोलूं 8 की पावर 7, तो इसमें बेस क्या है? 8। पावर 7 है, इसका मतलब क्या हुआ? 8 को हम 7 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, घबराइए मत, आपको आंसर नहीं निकालने कि आपने सोच रहे हैं यार ये तो 8 से 7 बार मल्टीप्लाई कराएगा, 8 गुणा 8 गुणा 8 7 बार कराएगा और आंसर निकलवाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपसे इस तरीके से आंसर नहीं निकलवाने वाला, डोंट वरी। ये आपको समझाने के लिए है कि बेस क्या चीज है, पावर क्या चीज है। क्लियर है? समझिए एक और पॉइंट यहां पर। अभी अगर मैं एक संख्या देता हूं आपको 518, ठीक है, 518 है कि 518, क्लियर है? तो इसमें जो 8 है वो आपका इकाई का अंक है, यानी कि फर्स्ट प्लेस। क्लियर? जो 1 है 518 में, जो बीच में जो 1 है सेकंड, वो है सेकंड प्लेस, आपका टेंस प्लेस बोलते हैं इसको हम, टेंस, TENS, टेंस प्लेस, दहाई का अंक। ठीक है? और जो 5 है वो है सैकड़ा।
अगर एक और डिजिट होता, मान लो संख्या है 3518, तो जो 3 आएगा वो क्या है, आपका 1000 प्लेस है। मतलब मैंने बोली संख्या आपको 3518, 8 क्या हुआ, इकाई का अंक मतलब फर्स्ट प्लेस, 1 क्या हुआ, दहाई का अंक, 5 क्या हुआ, आपका सैकड़ा मतलब आपका 100 प्लेस, 100वां अंक, ठीक है। और जो 3 क्या हुआ आपका इसमें 1000 प्लेस, 3518 में 3000 प्लेस। 3 के आगे मान लो 7 लगाए, वो क्या हो जाएगा आपका 10,000 प्लेस। इस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं। लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एक्चुअली दोस्तों, मुझे लगता है कि मैथ्स को ओरली समझाना वाकई में बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है और इसमें थ्योरी के जैसा कुछ है नहीं कि चलो एक बार लेसन पढ़ लो और उसे इन शॉर्ट में समझा दो अपने वर्डिंग्स में। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें ओरली समझाना वाकई में बहुत टफ होता है, लेकिन आंचल जी इसमें हमारी बहुत मदद कर रहे हैं और बहुत इजी वे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रहा होगा। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पावर की। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेस क्या होता है और पावर क्या होता है। तो जैसे कि 2 to the power of 4, 2 to the power of 6, 2 to the power of 100, सो ऑन, अगर ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पर 2 हो गया बेस और पावर ऑफ जो है 2 जो कि नॉर्मल शब्दों में लिखा जाएगा यहाँ पर, और जो उसकी पावर होगी वो उसी नंबर के ऊपर छोटे अक्षरों में लिखी जाएगी। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ पर पावर हो गया, ऑफ कोर्स पावर का मतलब वैसे भी शक्ति ही होता है, तो यहाँ पर भी पावर का मतलब शक्ति ही हुआ। 2 की शक्ति हो गई 4 या 2 की शक्ति हो गई 10 या फिर जो भी सवाल है 4 to the power of 100, 100 to the power of 2000, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पर जो बेस है वो नंबर हो गया जो नॉर्मल लिखा जाता है और उसका जो पावर है वो छोटे अक्षर में लिखा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया बेस और पावर। इसके बाद जो इन्होंने बात की है यूनिट की, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो कि हम सब जानते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसे कहेंगे तो यूनिट यानी कि 1 इकाई, टेंस 10, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से। ठीक है, और एक जो इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें यहाँ पर सबसे पहले याद रखनी चाहिए, जो ये इकाई या ये जो यूनिट होती है इनको हम उल्टे साइड से रीड करते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट करते हैं। नॉर्मली जब हम लेटर्स लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन जहाँ पर हम इकाई दहाई अगर हमें देखना है तो हमें उस वक्त उसे राइट से पढ़ना चाहिए। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था 518, 518, जहाँ पर इकाई जो है वो है 8, क्योंकि हमें राइट से लेफ्ट जाना है, न कि लेफ्ट से राइट जाना है।
तो इस चीज का मुझे लगता है कि आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 ये जो है ये हमें राइट से लेफ्ट करना होगा। जैसे कि 518 में जो 8 है वो हो गया यूनिट, जिस पोजीशन पर 1 है वो होगी टेंस और जिस पोजीशन पर 5 है वो होगी 100। इसीलिए इसकी वैल्यू हो गई 518। तो मेन हमें अक्सर ये होता है कि बड़ी बड़ी जब संख्या होती है हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि अरे 1 लाख है या 2 लाख है या 10 लाख है, तो हम फटाफट से यही करते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल याद रखनी चाहिए। और एक बात, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि यूनिट को अगर हमें देखना हो तो हम लास्ट डिजिट ही क्यों ले, फर्स्ट डिजिट क्यों ना ले, तो इसका भी एक आंसर मेरे पास है जो मुझे नजर आता है, क्योंकि मेरे भी दिमाग में यही सवाल आया था। क्या नॉर्मली ये होता है कि जब मेरे को कोई संख्या पता होती है तो मैं यही करती हूँ कि फर्स्ट वाले नंबर से ही काउंट कर लेती हूँ। जैसे कि सपोज करिए एक नंबर है मेरे पास 50010, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ 5 यूनिट, सेकेंड 0 10, थर्ड 0 100, फोर्थ 0 1000, फिफ्थ नंबर पर 1 है 10,000 और 6 नंबर पर है 0 यानी कि लाख। तो यहाँ पर ये अमाउंट जो है 50010 ये हो गया 5,10,000। लेकिन अगर ये तो चलो मुझे पता करने के लिए ठीक है, यहाँ तक जो मैं पता कर रही हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई पूछ ले कि भाई इसमें से इकाई संख्या जो है उसको हटाकर उसके बाद क्या वैल्यू बचेगी, तो जिस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है उस तरीके से अगर मैं देखूँ तो 5 को मैं हटा दूँ तो 00010 इतनी ही बचेगी। लेकिन जो वाकई में यूनिट है 0 उसको अगर मैं हटा दूँ तो मेरे पास जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी 5,001 यानी कि 50,001। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में, फर्स्ट से नहीं काउंट करके लास्ट से काउंट करने। हो सकता है कि आपको ये सारी बातें पता हो सकता है कि आपको ये लगे कि यार ये तो बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन नहीं, ये बच्चों वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें जो कि हमें पता होती है लेकिन फिर भी बताना हमारा काम है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, मुझे भी आते रहते हैं, और यही कारण है कि मैं आंचल जी को भी परेशान करते रहती हूँ। तो आप भी हमें परेशान कर सकते हैं अगर आपको डाउट होता है। चलिए, अब मैंने बहुत बोल लिया, अब देखते हैं कि आगे क्या बता रहे हैं हमें आंचल जी। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, मैंने कौन कौन सी फिगर बोली, 0, 1, 5 और 6। अगर इकाई का अंक इन चारों में से कोई एक है तो कोई भी पावर हो, कोई भी घात हो, पावर को हिंदी में घात भी बोलते हैं, घात। आप कह रहे होंगे यार इतने शब्दों से परिचित करा रहा है ये चलिए, कोई भी पावर हो इन चारों अंकों के इकाई में रहने पर, याद रहे ऐसा नहीं चलेगा कि 53 लिख रहा है, आपके 5 बोला था 5 है इसमें, नॉट एट ऑल, इकाई पर होनी चाहिए। मतलब इकाई पे आप 53 की अगर 35 है तो ये वाला रूल लागू होगा, याद रहे, ठीक। कोई भी पावर हो अगर यह बेस है, कौन कौन से, 0, 1, 5 या 6, तो परिणाम का इकाई अंक वही रहेगा। मतलब अगर 0 होगा तो 0 ही आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, 6 होगा तो 6 आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि संख्या दी हुई है 216, 216, 216 की पावर दी हुई है 119, क्लियर है। 216 आपका क्या है, बेस, इसकी पावर क्या है 119, तो इसके परिणाम का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हमसे यह प्रश्न है कि 216 की पावर 119 के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे, 216 का मल्टीप्लाई 119 बार करेंगे क्या,
फिर देखेंगे कि इकाई का अंक क्या आ रहा है। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, 0, 1, 5, 6 अगर ये 4 संख्याएं इकाई के अंक में हैं तो कितनी भी पावर हो, करोड़ों में हो, लाखों में हो, हजारों में हो, आपका परिणामी इकाई का अंक क्या आएगा, सेम फिगर आएगी। तो आपका इसमें क्या फिगर आएगी, 6। जब आप इसका यदि आप मल्टीप्लाई भी करके देख लेंगे 119 टाइम्स, तो भी आप देखेंगे 6 क्या आ रहा है, इकाई के अंक में आ रहा है। एग्जाम्पल दूं एक और, 125 की पावर 2000 क्या आएगा इकाई का अंक, 5। 150 की पावर 5 लाख कितना आएगा इकाई का अंक, 0। यदि मैं आपसे कहूं 81 की पावर 25,000 करोड़ क्या आएगा इकाई का अंक, 1। ठीक है, यानी कि आपके बेस में यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो और कोई भी पावर हो तो उसका जो परिणामी इकाई का अंक होगा उसकी पावर उसका इकाई का अंक वही डिजिट होगा। ये बात समझ लीजिए, बहुत काम आने वाली है और यह प्रश्न बहुत आते हैं इस तरह के। क्लियर है? कई बार क्या होता है कि बच्चे इन्हीं को देखकर डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, यार ये क्या पूछ डाला। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। या तो मेरी जबान खाली है या आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि मैं जो भी बोलता हूँ उसे अगले हफ्ते सच साबित कर देते हो। तो कौन सी यह बात है? और बॉलीवुड की और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें जानने के लिए इस संडे ठीक शाम 7 बजे सुनिएगा रेडियो उड़ान पर उड़ान टॉप 10 मेरे यानी अनोखे अंकित के साथ। और अभी मेरे मोर टीजर्स एंड प्रोमोस के लिए कीप वॉचिंग माई फेसबुक एंड साउंड क्लाउड। सुनते रहो रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। बिल्कुल, ये तो बहुत छोटी सी बात है या फिर एक बहुत मजेदार टिप है जो कि हमें हमेशा के लिए याद रखनी है कि इन 4 डिजिट में 0, 1, 5, 6 इन 4 डिजिट में कोई भी सवाल में अगर पूछ लिया जाए और उस सवाल में ये 4 डिजिट है, उसकी पावर कुछ भी हो, उसका जो इकाई नंबर होगा, जो यूनिट होगा, वो सेम नंबर होगा। और एक बात और जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि अक्सर लोग इस बात के लिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 to the power of 10 इसका मतलब क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं 2 into 2 4, फिर 4 into 4, फिर 16 into 16 ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब पावर होता है या स्क्वायर या क्यूब जो होता है वो होता है 2 into 2 इंटू 2 इंटू 2, वो कितना भी हो। जैसे 2 to the power of 6 अगर आ गया तो 2 into 2 into 2 into 2, या 3 to the power of 6 आ गया तो 3 into 3 into 3, ये चीज। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी होती है, क्योंकि कंफ्यूज होने के ऑफकोर्स जैसे आचल जी ने कहा कि भाई लोग तो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि ये क्या दे दिया जी। तो ऐसा मत सोचिए कि ये क्या दे दिया, बस छोटी छोटी जो बेसिक्स बातें होती है, बेसिक जो होता है वो हम याद रख ले तो हर कोई सम आसान हो जाएगा। फिलहाल हम रुक करते हैं आंचल जी की तरफ और सुनते हैं और सीखते हैं और मैथ्स के नए नए टिप्स। अगला आपका रूल नंबर 2, जब बेस का इकाई अंक, जब आपका जो बेस है उसका इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो, क्या क्या बचे हुए सारे 0 से 9 के बीच जो बचते हैं, 0, 1, 5, 6 को छोड़कर वो सारे कौन कौन से बचे, 2, 3, 4, 7, 8 और 9। ठीक है, यदि इकाई अंक यह है तो क्या करेंगे, सुन लें, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 0, 1, 5, 6 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ठीक है। अगर इकाई अंक आपका 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो पावर में जो आपकी घात है, पावर है, उसमें 4 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? 4 से। और जितना शेष प्राप्त होगा उसमें आपका क्या चीज प्राप्त होनी है? शेष। जितना शेष प्राप्त होगा उतना ही बेस के इकाई अंक पर पावर रखेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है पर समझिए। जो अगर आपका बेस का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 है तो पावर में कितने से भाग देंगे हम? 4 से। और जितना शेष प्राप्त होगा उतना ही बेस के इकाई अंक पर पावर रखेंगे। क्लियर है? जब 4 से पावर पूर्णतः कट जाती है तो बेस के इकाई अंक पर 4 पावर रखेंगे। एक और पॉइंट आया, यदि पावर पूर्णतः 4 से कट जाए तो बेस के इकाई अंक पर 4 पावर रखेंगे। जो परिणाम आएगा उसका इकाई अंक उत्तर होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मतलब ऊपर से निकल गई सारी बात, ठीक है। पर अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और कोशिश मेरी ये होगी कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूं। क्लियर है? समझिए। दोनों ही जो रूल सेकंड में जो 2 हमें पॉइंट दिए हैं दोनों पे हम एक एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको बार बार सुनना, एक एक चीज आपके माइंड में बैठनी चाहिए, अदरवाइज आगे की चीजें सॉल्व नहीं हो सकती। सीधे सी शब्दों में कह रहा हूं, आगे की चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी यदि अभी से नहीं समझा तो। क्लियर? समझिए। एग्जाम्पल है 218 की पावर 374, 374। 218 की पावर 374, 374। अब कह रहा है कि 218 की पावर 374 के परिणाम का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो रूल क्या कह रहा था, यदि आपका बेस का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई एक हो, 4 आपका क्या कहते हैं बेस क्या है 218 यानी कि 8 है, 0, 1, 5, 6 में तो कोई नहीं है, यानी कि रूल नंबर सेकंड लगेगा इस एग्जांपल में। ठीक है, तो 218 में आपका 8 है। क्लियर? अब आप क्या करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, जो आपकी पावर है इसमें 374। ठीक है, 374 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। करके देखिए, 374 को डिवाइड कीजिए 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, 4 9 जा 36, 1 कैरी 1 बचा, मतलब 1 किस में जुड़ेगा 4 में, 14 हो गया। तो 4 3 जा 12, बचा क्या 2, शेष क्या बचा 2। क्लियर है? रूल क्या कह रहा था कि जितना शेष प्राप्त होगा उतना ही बेस के इकाई पर पावर रखेंगे, बेस के इकाई अंक पर पावर रखेंगे। बेस का इकाई अंक क्या है, 218 का इकाई अंक क्या है 8, तो 8 पे हम कितनी पावर रखेंगे 2, जो शेष बची हुई है। याद रहे 374 को जब हमने 4 से डिवाइड किया था तो शेष बच रहा था 2, और उस 2 को हम 8 पर रखेंगे किसके रूप में, पावर के रूप में। तो 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 का मतलब 8 का स्क्वायर हो गया, 8 इंटू 8, 8 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा 2 बार होगा, 8 की पावर 2 है तो 8 गुणा 8 क्या होता है 64। 64 में इकाई का अंक क्या है 4। क्लियर है? तो जो ये इकाई का अंक 64 में 4 है, वही 218 की पावर 374 के इकाई में होगा। आपका आंसर क्या आएगा 4। समझिए इस बात को। प्रश्न था 218 की पावर 374,
इसके पूछ रहा था परिणाम में इकाई का अंक क्या आएगा। इसका मतलब क्या था, 218 को आप 374 बार मल्टीप्लाई कीजिए और तब बताइए कि इकाई का अंक क्या है। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि 374 में 4 का डिवाइड किया, देखा इस काट पीट करके 2 शेष बच रहा है। जो शेष बच रहा है हमने उसको बेस के इकाई के अंक में घात के रूप में यानी कि पावर के रूप में लगा दिया। 8 की पावर 2 कर दी। 8 की पावर 2 में हमने सॉल्व किया, 8 गुणा 8 जो कि होता है 64। 64 में इकाई का अंक क्या है, 4, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलिए, रूल सेकंड में हमने एक और बात पढ़ी थी, वो क्या थी कि जब 4 से पावर पूर्णतः कट जाती है तो बेस के इकाई अंक पर 4 पावर रखेंगे। समझिए, एक एग्जाम्पल के रूप में प्रश्न है हमारा 312 312 की पावर 116। 312 ये 312 की पावर क्या है, 116 116। तो कह रहा है कि इसके परिणाम का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, बेस का इकाई का अंक क्या है। बेस का इकाई का अंक है 2, जो कि 0 1 5 6 के रूल वाले रूल में नहीं है, यानी कि क्या लगेगा, रूल नंबर सेकेंड। तो 312 है, आपका इकाई अंक हो गया 2, यानी कि रूल नंबर सेकेंड हो गया, आपने इससे कंफर्मेशन हो गई। अब आप क्या करेंगे, 116 है, 116 में आप क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। आप 116 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका पूरा चला जाएगा, मतलब आपका कोई भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि जब आप 116 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 29 टाइम्स चला जाएगा। आपका रिमाइंडर क्या है, 0। जब रिमाइंडर 0 हो तो पावर क्या चढ़ेगी, 4। किस पर, बेस के इकाई अंक पर। बेस का इकाई अंक क्या है यहाँ पर, 2। 312 में इकाई अंक क्या है, 2। 2 की पावर 4, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 4 बार होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 16 आया। 16 में आपका इकाई का अंक क्या है, 6। तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। समझिए फिर से, प्रश्न था 312 की पावर 116, इसमें कह रहा था परिणाम का इकाई अंक बताओ। हमने क्या किया, 116 में डिवाइड किया 4 से, देखा ये तो पूरा चला गया यार 29 बार, कोई भी शेष नहीं बचा। जब शेष नहीं बचा तो हमें याद आया कि रूल में लिखा हुआ है कि शेष ना बचे तो पावर 4 चढ़ जाएगी। किस पर, इकाई बेस के इकाई अंक पर। 312 में इकाई अंक देखा 2 है, 2 पे पावर लगाई 4, यानी कि 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और हमने 4 बार 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और देखा कि आया 16। 16 में हमने इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक है 6, अर्थात आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 6 होगा, 6। मैं आपको सिर्फ एक ही प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन यह है कि 4137 संख्या है 4137 की पावर 754 754। क्लियर? इसमें इकाई का अंक आपको बताना है। फिर रिपीट करता हूं, 4137 की पावर है 754 754, और आपको इसमें बताना है क्या, इकाई का अंक। क्लियर? बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली होगा। आप करिए उस चीज को। 4137 की पावर 754 इकाई का अंक आपको बताना है। रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका हूं, अब भी करता हूं, इसको बार बार सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्लियर होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। मैं दीपेंद्र मनोजा आपको बता रहा हूँ स्मार्ट चेन के बारे में। स्मार्ट चेन वो डिवाइस है चेन के ऊपर लगने वाला जिसकी कि मेन पर्पस है सेफ मोबिलिटी देना। घुटनों के ऊपर का जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करना इसका मेन मकसद है। वाइट चेन हम लोग जैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं उसका बिल्कुल नॉर्मल यूज़ वैसे का वैसा ही करना है, लेकिन स्मार्ट चेन उसके ऊपर सिर्फ ये चीज़ ऐड करता है कि घुटनों से सर तक के अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपको हर्ट ना करें।
उदाहरण के तौर पे रास्ते में अगर कोई ट्रक खड़ा है या फिर सड़क पे अगर कोई जानवर खड़ा है, इस तरह की ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करना 3 मीटर के डिस्टेंस से इस स्मार्ट कैम से पॉसिबल हो जाता है। दूसरा, इसके कुछ यूज़ है, बिना टच किए ऑब्स्टिकल का पता लगना। ये हमारी स्मार्ट कैम की वाइब्रेशन के पैटर्न से ही हमें पता लग जाए कि हमारे लेफ्ट या राइट या आमने सामने कितनी दूर तक कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ है कि नहीं। इसी तरीके से लाइन क्यू को फॉलो करना, इसी तरह की चीज़ों में विद डिग्निटी चल पाना स्मार्ट कैम के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। और इसके चीज़ों को समझ में अगर है कि इसके वाइब्रेशन पैटर्न हमें क्या बता रहे हैं, तो इतना अगर हम पेशेंटली अगर इसको सीख लें तो ये बड़े काम की चीज़ है जो हमारी सेफ्टी और इंडिपेंडेंस और विद स्पीड मोबिलिटी को एनहांस कर पाएगी। वाकई में सर के ऊपर ही चला गया। सच में बहुत टफ होता है कुछ कुछ समझाना या समझ पाना हमारे लिए भी। जो बात इस वक्त आंचल जी हमें समझाना चाह रहे हैं, जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे लगता है कि 0, 1, 5, 6 को छोड़कर जितने भी नंबर बचते हैं, अगर वो इकाई नंबर हो तो हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए जो फॉर्मूला इन्होंने हमें बताया है, इन्होंने बताया है कि जो भी पावर हो उसको 4 से डिवाइड करो, और जो बच जाता है, जो डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है, उसको हमें जो बेसिक है, बेसिक का जो इकाई नंबर है, यूनिट है, उसके ऊपर पावर लगा के जो नंबर आएगा वो होगा इकाई का नंबर। चलिए हम कोशिश करते हैं एक छोटे से नंबर को लेकर इस फॉर्मूला को समझने की। हालांकि मेरे लिए तो बहुत टफ है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ मैथ्स में, फिर भी कोशिश करते हैं। हम लेते हैं 2 to the power of 6, तो यहाँ पर हमारा बेस हो गया 2 और जो पावर है वो है 6। और फॉर्मूला के मुताबिक हमें जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें जो बच जाएगा डिवाइड करने के बाद उसको लेना है। ठीक है, तो 6 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 एक आ जाएगा, उसके बाद बच जाएगा 2, क्योंकि 6 तो 4 में जाएगा नहीं। ठीक है, 4 ही जाएगा क्योंकि 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 6 नहीं कट होगा, 4 1 जा 4 होगा और 2 हमारे पास बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, बेसिक के ऊपर, बेसिक का जो इकाई नंबर है उस पर लगाना है इसको, जो बच गया वो 2 को। बेसिक हमारा है 2, तो 2 द पावर ऑफ 2 हो जाएगा, या 2 के ऊपर अगर हम इसका 2 का पावर लगा देंगे तो होगा 2 × 2, क्योंकि 2 का मतलब होता है स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें आंसर मिला है कि अगर हम 2 to the power of 6 करेंगे तो उसका जो इकाई नंबर आएगा वो 4 ही आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो यही कहता है। चलिए हम इसको कंप्लीट करके देखते हैं। 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 4 × 2 इज इक्वल टू 8, 8 × 2 इज इक्वल टू 16, 16 × 2 इज इक्वल टू 32 और 32 × 2 इज इक्वल टू 64। तो वाकई में हमारा जो इकाई नंबर है 4, बिल्कुल यहाँ पर 4 ही हमें आया है। 2 to the power of 6 इज इक्वल टू 64, यानी कि 64 में इकाई नंबर हो गया 4। मुझे यकीन है कि जो बात हम समझाना चाहते हैं, जो फॉर्मूला हम आपको समझाना चाहते हैं, आपको वो समझ आ रहा होगा। और वैसे भी हम कहते ही हैं कि आपको बार बार इन सारे फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इनको बार बार सुनना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि जब तक हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये हमारे दिमाग में बैठने वाली है नहीं। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इन सबको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा इसका रूप है जब सरलीकरण के रूप में प्रश्न हो। किस रूप में हो? सरलीकरण। आप जानते हैं कि हम जैसे जैसे ऑडियो में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है और वह बढ़ेगा भी। और सही शब्द बोलूं तो बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपको परीक्षा में हर एक तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है, सरल से सरल और कठिन से कठिन तक का। तो मेरा उद्देश्य है
कि आपको सरल बताऊं और मीडियम बताऊं, मीडियम लेवल के, और कुछ एक क्वेश्चन हाई लेवल के, कुछ एक, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि किसी परीक्षा में बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, और आते भी है तो वो संख्या में बहुत ही कम होते हैं। 50 में से 1 या 2 या ज्यादा 3 प्रश्न काफी हाई लेवल के हो सकते हैं, अदरवाइज इतना मीडियम लेवल और इजी लेवल को वो लेकर चलते हैं। सरलीकरण का अर्थ समझिए। सरलीकरण क्या होता है? सरलीकरण के अंतर्गत आपके गुणा, भाग, जोड़, घटाव ये सब आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर 1-2 प्रैक्टिस सेट बनते हैं, अभी देना ठीक भी रहेगा। ज्यादा नहीं दूंगा, 3 या 4 या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम दूंगा। मुझे खुद ढूंढने पड़ेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं जो मैं आपको दूं इसमें। चलिए, इसी के साथ ही मैं आपसे यहीं विदा लेता हूं। आगे यह क्रम जारी रहेगा। आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें भाई, क्योंकि उसकी जरूरत मुझे सबसे ज्यादा है, ताकि मैं समझ सकूं कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि आप नहीं समझेंगे मेरी ऑडियो बेकार है, आप समझेंगे मेरी ऑडियो का मूल्य निकल जाएगा। ओके, धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करेंगे सरलीकरण की, लेकिन इस वाले एपिसोड में नहीं, आने वाले मैजिक ऑफ द मैथ्स के एपिसोड में। मैं बता दूं कि सरलीकरण का मतलब होता है प्लस, माइनस, इनटू या डिवाइड करना, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या भी होती है और छोटी छोटी संख्या भी होती है। कभी कभी काफी कंफ्यूजन सवाल होते हैं, लेकिन ये भी आपको जान लेना जरूरी है कि इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, यानी कि 15-20 सवाल आप मान के चलिए कि 15 से 20 सवाल इस टाइप के होते हैं। तो इजी हो जाता है, तब तो हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर हजारों और लाखों में संख्या और उनको इनटू या डिवाइड करना है, फिर उसको माइनस करना है, फिर उसे प्लस करना पड़ता है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 15-15, 20-20 सवाल आते हैं इसी टाइप के। तो इनको कितना आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे आने वाले एपिसोड में, यानी कि मैजिक ऑफ द मैथ्स के अगले एपिसोड में। और बिल्कुल जैसे कि आचार्य जी कह रहे हैं कि अब हम आपको कुछ सवाल भी देंगे और उन सवाल का आपको हमें जवाब देना है अपने आप से प्रैक्टिस कर। लेकिन इस एपिसोड में नहीं, अगले एपिसोड से हम आपको देंगे वो सवाल। इस वाले एपिसोड में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो सुना भी होगा। तो मैं वेट करूंगी आपके उस जवाब का, और आप हमें आंसर दे सकते हैं हमारे मिसेस कंफ्यूजन वाले ग्रुप, जो कि व्हाट्सएप में है, या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। मैं आपको मेरा नंबर रिपीट कर देती हूँ। मेरा नंबर है 8886534555। इस नंबर पर आप हमें अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए, अब वक्त इजाजत नहीं देता, अगला शो बिल्कुल तैयार है। हम मिलते हैं अगले शो में, शाम गजल जिसका नाम है। और मैं बता दूं कि इस शो में आप बिल्कुल भागीदार भी बन सकते हैं, अपनी गजलों की फरमाइश भी कर सकते हैं। और रात का वक्त है, वाकई में बहुत सुकून मिलता है गजलें सुनकर। तो चलिए, आप और हम मिलकर सुनते हैं आरजे सैफ को शाम गजल में। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग है। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ।